अक्सर नए निवेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए रीसेंट मार्केट डेटा को स्टडी करते हैं और इन चीज़ों के आधार पर ही अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मार्केट डेटा को अनदेखा कर देते हैं। 2017 में 650 का हाई लगाने के बाद फ्यूचर रिटेल का प्राइस 74 रुपीज़ तक आ गया और यहाँ पे छोटी सी बाइंग आई, जिसमें क्या हुआ कि बहुत सारे नए इन्वेस्टर फिर से घुस गए इस होप में कि फ्यूचर रिटेल का प्राइस फिर से साढ़े 600 रुपीज़ तक चला जाएगा। लेकिन क्या हुआ, 170 रुपीज़ तक मार्केट फिर से ऊपर गई और यहाँ पे सारे नए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर ट्रैप हो गए। उसके बाद मार्केट ने फिर से क्रैश होना शुरू कर दिया फ्यूचर रिटेल के प्राइस ने, और फ्यूचर रिटेल का प्राइस ऑलमोस्ट जीरो हो गया और इसकी वजह से कंपनी खत्म हो गई और बहुत सारे इन्वेस्टर भी बर्बाद हो गए। इस चीज को कहते हैं रिसेंसी बायस। तो रिसेंसी बायस क्या होता है, इस वीडियो में हम सीखेंगे और इसके साथ ही हम देखेंगे कि रिसेंसी बायस से हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अच्छे इन्वेस्टर बनने के लिए एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए हाल ही की घटनाओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि बजाय हिस्टोरिकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने के, तो इस चीज़ को हम रिसेंसी बायस कहते हैं। रिसेंसी बायस में अक्सर हम मीडिया न्यूज़, फियर ऑफ मिसिंग आउट और रीसेंट मार्केट ट्रेंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और इसके प्रभाव में हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हैं। तो चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ए और म्यूचुअल फंड बी। म्यूचुअल फंड जो ए है उसने हमें 18% का रिटर्न दिया है पिछले साल, और म्यूचुअल फंड बी है उसने हमें 15% का रिटर्न दिया है पिछले साल। तो अगर मैं किसी नए इन्वेस्टर से पूछूंगा कि आप म्यूचुअल फंड ए में इन्वेस्टमेंट करोगे या बी में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो मोस्टली ज्यादातर जो नए इन्वेस्टर हैं वो यही कहेंगे कि मैं म्यूचुअल फंड ए में इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि उसने पिछले साल मुझे 18% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, हम हिस्टोरिकली दोनों म्यूचुअल फंड को के रिटर्न को और परफॉर्मेंस को नहीं देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि पिछले म्यूचुअल फंड ए और बी के परफॉर्मेंस क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ए ने हमें पिछले साल तो 18% रिटर्न दिए, लेकिन उससे पिछले साल उसने 9% रिटर्न दिए और उसके पिछले साल उसने 10% रिटर्न दिए। उसके पिछले साल अगर हम स्टडी करें तो उसने 8% रिटर्न दिए। तो यहाँ पे देखें कि म्यूचुअल फंड बी है, उसने क्या किया, इस साल हमें 15% रिटर्न दिए और उसके पिछले साल उसने हमें 10% रिटर्न दिए, उसके पिछले साल उसने 13% रिटर्न दिए और उसके पिछले साल उसने हमें 12% रिटर्न दिए। तो यहाँ पे क्लियरली है कि जो म्यूचुअल फंड बी है वो कंसिस्टेंटली एक फिक्स रिटर्न दे रहा है, और दूसरी तरफ जो म्यूचुअल फंड ए है उसके रिटर्न जो है कंसिस्टेंट नहीं है, उसके रिटर्न फ्लक्चुएट कर रहे हैं और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इसी साल सबसे अच्छी है। पिछले साल अगर कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड बी से हम अगर कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड ए के रिटर्न बहुत ही कम है। तो यहाँ पे अभी मैं फिर से अगर आपसे पूछूं तो आप म्यूचुअल फंड ए में इन्वेस्टमेंट करोगे या बी में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आप ऑब्वियसली अभी कहोगे बी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम सिर्फ पिछले साल के डेटा के आधार पे ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे तो इसको हम रिसेंसी बायस कहेंगे। अगर हम पूरा पिछला हिस्टोरिकल डेटा स्टडी करके अपना डिसीजन लेंगे तो इसको हम पूरी तरह वॉइस एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन कह सकते हैं। तो यहाँ पर नए इन्वेस्टर रिसेंसी बायस के प्रभाव की वजह से फंड की पिछली परफॉर्मेंस को इग्नोर कर देते हैं। हमारा ब्रेन हाल ही की घटनाओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए डिजाइन होता है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो रीसेंट मार्केट डेटा होता है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन ये चीज जब हम सेम चीज अपने ब्रेन के इस डिजाइन को अप्लाई कर देते हैं इन्वेस्टमेंट में, तो यहाँ पे हमें इसके साइड इफेक्ट देखने पड़ते हैं जो निकल के आते हैं बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजन की वजह से। रिसेंसी बायस के प्रभाव की वजह से हम क्या करते हैं, हम रॉन्ग एंट्रीज और रॉन्ग एग्जिट कर देते हैं। तो चलिए रिसेंसी बायस के प्रभाव को मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल से आपको समझाता हूं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो देखिए, मेरे ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों में मैं कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता था तो मैं ये सोच के करता था कि ये शेयर मैंने फंडामेंटली स्टडी कर लिया है, इसको मैं 10-15 साल के लिए होल्ड करके रखूंगा। लेकिन क्या होता था, कुछ इन्वेस्टमेंट ने क्या होता था कि मैं इन्वेस्टमेंट करता था और साथ ही में मुझे थोड़े दिनों बाद 20 से 30% के रिटर्न देखने को मिल जाते थे। तो दैट टाइम क्या होता था, मुझ में आ जाता था फियर ऑफ मिसिंग आउट। मुझे ऐसा लगता था ये जो 20-30% का मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, ये मार्केट क्रैश हो जाएगा और मेरा ये रिटर्न खत्म हो जाएगा। उस टाइम रिसेंसी बायस की प्रभाव की वजह से मेरा ब्रेन ये सोचना बंद कर देता था कि जब मैंने एंट्री ली थी तो मैंने डिसाइड किया था कि इस कंपनी को मैंने फंडामेंटली स्टडी किया है और इस कंपनी में मैं अगले 10 से 15 साल के लिए होल्ड करके रखूंगा। लेकिन रिसेंसी बायस
मुझ में फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट आ गया, जिसकी वजह से मैं क्या करता था, वो उस शेयर से एग्ज़िट कर देता था। लेकिन मेरे एग्ज़िट करने के बाद मार्केट थोड़ा-सा डिप करता था और उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जाता रहता था और बहुत ही अच्छे रिटर्न जनरेट देखने को मिलते थे। एक केस में तो मुझे 10x रिटर्न भी देखने को मिले मेरे एग्ज़िट करने के बाद, वो मैं आपको बता देता हूँ। टाटा मोटर्स वो शेयर था, उसमें क्या हुआ, मैंने 84 के प्राइस पे एंट्री ली, लेकिन जब मुझे डबल रिटर्न्स देखने को मिले तो मैंने फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो में आकर एग्ज़िट कर दिया। लेकिन टाटा मोटर का प्राइस 84 से 1200 तक भी गया है, अभी आपने देखा होगा। हाँ, मानते हैं कि अभी वो फिर से 650 पे आ गया है, तो फिर भी 84 के प्राइस में मैंने एंट्री लिया था, अभी करंटली 700 650 पे है, फिर भी मेरे रिटर्न्स आप देखिए, इमेजिन करिए कितने ज़्यादा होते, अगर मैंने रिसेंसी बायस के प्रभाव में आकर, फोमो में आकर एग्ज़िट नहीं किया होता। अगला उदाहरण मैं अपने करीबी का दूँगा, जिससे आपको रिसेंसी बायस के क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बिल्कुल साफ़ हो जाएँगे। मेरे एक करीबी थे, मैंने उनको शेयर मार्केट के बारे में बताया कि कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसमें कैसे काम करना चाहिए, कैसे इसको होल्ड करके रखना चाहिए। मेरे समझाने पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी ऑल टाइम हाई पर, तब मार्केट था, उन्होंने तब कर दी। उसके बाद ऑब्वियस था कि मार्केट ने एक पुल बैक लेना है। पुल बैक लिया, उसमें उनका पोर्टफोलियो रेड हो गया और उन्होंने क्या किया, फोमो में आकर एग्ज़िट करने के बारे में सोचा। मैंने उनको ट्राई भी किया, मैंने उनको समझाया कि ये एक नॉर्मल पुल बैक है, यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। ये नॉर्मल होता है, मार्केट हमेशा ज़िग-ज़ैग मोशन में के वे में चलता है, ना कि स्ट्रेट एक लाइन में ऊपर जाता रहता है। वो मेरे इस सजेशन से कन्विंस नहीं हुए। उन्होंने ये कहकर एग्ज़िट कर दिया कि शेयर मार्केट मेरे बस का नहीं है, मैं इसमें दोबारा कभी भी एंट्री नहीं लूँगा। तो ऐसे करके मेरे जो ख़ास थे, उन्होंने शेयर मार्केट को अलविदा कह दिया। लेकिन उसके बाद ये हुआ सेम चीज़ कि मार्केट ने फिर से रिकवरी की और ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए और सेम चीज़ रिसेंसी बायस की वजह से, अगर उन्होंने एग्ज़िट नहीं किया होता, क्योंकि मार्केट में जब सेलिंग आती है तो सभी लोग डर जाते हैं, उसकी वजह से वो भी उनमें से एक थे, उन्होंने एग्ज़िट कर दिया। तो ये सब प्रभाव होते हैं रिसेंसी बायस के। तो रिसेंसी बायस से कैसे बचें, अभी ये समझ लेते हैं हम। तो नंबर 1 पर अपनी जो सोच है शेयर मार्केट के बारे में, उसको नैरो नहीं रखना है, उसको ब्रॉड माइंडेड रखना है आपने। आपको पता होना चाहिए कि कभी भी मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे जाएगा। मार्केट ऐसे ही चलता है और मार्केट ऐसे ही चलेगा। आपको क्या करना है, रीसेंट मार्केट डेटा को इम्पोर्टेंस देनी है, उसको स्टडी करना है, लेकिन अपना टाइम लेना है, उसके आधार पे डिसीजन, इंस्टेंटली डिसीजन नहीं ले लेना है फोमो में। आपने प्रॉपर टाइम लेना है और फिर डिसाइड करना है यहाँ पे एग्जिट का टाइम है या एंट्री का टाइम है और एडिशन करने का टाइम है। दूसरे नंबर पे जितना भी मार्केट का डेटा, मान लीजिए जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके सारा मार्केट डेटा स्टडी करें। पिछले 1 साल के रिटर्न क्या हैं, 2 साल के क्या हैं, 5 साल के क्या हैं, 10 साल के क्या हैं। और देखें कि जब मार्केट एक अच्छा ऑल टाइम हाई लगाती है, तो उसके बाद कितना डिप करती है, वो भी आपने देखना है, कितना उसमें पुल बैक आता है। कुछ कंपनी में तो 70, 60, 70% का भी पुल बैक आ जाता है जब वह ऑल टाइम हाई पे जाती हैं। तो ये चीज़ आपको स्टडी करनी है, आपको होल्ड करना है। आपने सिर्फ ये देखना है कि फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, क्या ये कंपनी 10 साल 15 साल बाद भी एग्जिस्ट करेगी? क्या ये कंपनी मार्केट में दैट टाइम भी होगी? अगर आपका सवाल यस है, तो आपको उस कंपनी में होल्ड करके रखना है, वो आपको अच्छे रिटर्न्स देगी। ध्यान रखिए, मार्केट में 3 साइकिल होते हैं, बुल साइकिल होता है, बियर साइकिल होता है और एक साइडवेज साइकिल होता है। बुल साइकिल वो होता है जिसमें मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, मतलब शेयर का प्राइस ऊपर जाता रहता है। और बियर साइकिल वो होता है जब मार्केट का प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और एक साइडवेज साइकिल होता है जिसमें मार्केट एक रेंज में काम करता है। ज़्यादातर इन्वेस्टर बियर साइकिल में जो होता है उसमें एग्जिट कर देते हैं और बुल साइकिल में बहुत खुश होते हैं। जब उनको रिटर्न दिख रहे होते हैं कि मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब उनको बियर साइकिल शुरू होता है, वो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं और फोमो में एग्जिट कर देते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि ये पार्ट ऑफ द मार्केट है। अगर मार्केट बुल साइकिल में गया है तो वो बियर साइकिल में आएगा और उसके बाद फिर से बुल साइकिल में जाएगा। ये चीज़ को इग्नोर करके एग्ज़िट कर देते हैं प्रॉफ़िट या लॉस में और उसके बाद वो क्या देखते हैं कि मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई पे, एक नए ऑल टाइम हाई पे चला जाता है। हिस्टोरिकली स्टडी करोगे तो आप ये ऑब्वियसली देख सकते हो।
चौथे नंबर पे जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप डिसाइड कर लो कि मेरा इस टाइम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मेरा गोल क्या है। अगर आपने किसी कंपनी में 10-15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो बीच में 1 साल बाद, 6 महीने बाद आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है। आपने 10-15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आपने सिर्फ़ उसको होल्ड करके रखना है। जस्ट आपने मेक श्योर करना है कि फंडामेंटली कंपनी सही है और उसमें सब कुछ सही चल रहा है और 10-15 साल बाद भी ये कंपनी मार्केट में काम कर रही होगी। बस ये चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। शॉर्ट टर्म में मार्केट में बहुत सारे देखिए मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी, डायरेक्टर चेंज हो जाएँगे, थोड़े से चेंजेस आएँगे, इसकी वजह से आपको एग्ज़िट नहीं करना होता है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म में इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और बाद में मार्केट उसको ऑब्ज़र्व करके फिर से ऊपर जाना शुरू कर देता है। सो फाइनली फियर ऑफ मिसिंग आउट में आप कभी भी ना तो एंट्री लोगे ना ही एग्जिट करोगे। हमेशा ध्यान रखें, फियर ऑफ मिसिंग आउट आपसे हमेशा गलत डिसीजन ही करवाता है। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और आपने उस कंपनी के बारे में कोई बैड न्यूज़ सुन ली है तो कोई बात नहीं, देखिए उसको टाइम ले स्टडी करें और देखें कि इसका कितना बड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर बड़ा साइड इफेक्ट है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, अदरवाइज छोटे से कोई चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से मार्केट का शेयर मार्क का प्राइस गिरा है तो कोई बात नहीं, वो मार्केट ऑब्जर्व करके फिर से ऊपर जाना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर कोई यूट्यूबर कह देता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये तो मल्टी बैगर है, इसमें एंट्री कर लो, नहीं, आप ऐसे नहीं करोगे। आप अपनी स्टडी करो, अपनी कंपनी को देखो, वो जिस भी कंपनी का उसने सजेशन दिया उसको स्टडी करो और खुद का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। किसी ने सजेस्ट कर दिया है और आप देखो कि फोमो में एग्जिट कर लो, वो बिल्कुल नहीं करना है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।